नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 67 जो आपके चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं से ली गई है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। बेटा हम अपनी प्रीवियस वर्कशीट में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि अलैंगिक जनन में एक जीव द्वारा जनन की प्रक्रिया पूरी होती है और संतति उत्पन्न होती है। बेटा लैंगिक जनन में दो जनक जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है पौधों में। ठीक है, देखिए बेटा, लैंगिक जनन जनन की यह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नया जीव विकसित करती है। देखिए बेटा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। और बेटा क्योंकि इसमें दो जनक होते हैं और क्रोमोसोम्स की संख्या जो है बेटा पहले मिलती है फिर आधी हो जाती है, इस कारण जो है जो नया जीव विकसित होता है बेटा, वह जीव इस प्रक्रिया में बेटा जो जीव उत्पन्न होता है उसके अंदर विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, जो मिलकर एक नए जीव को विकसित करते हैं। ठीक है, जिससे एक नया जीव विकसित होता है। अब बेटा ये देखिए, लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों होता है? लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि बेटा क्रोमोसोम जो है नर से भी आते हैं और मादा से भी आते हैं, तो इस वजह से क्रोमोसोम अलग अलग दो जनकों से प्राप्त होते हैं। इस वजह से इनके गुणों में क्या पाई जाती है? संतति के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण नए स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब बेटा इसमें नए गुण जो होते हैं, नए गुणों का संयोजन होने के कारण जो नया स्पीशीज होता है उसकी उत्पत्ति में यह बहुत ही लैंगिक जनन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चे देखिए, अब हम जानते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, पुष्पी पौधे मतलब जिन पौधों पे क्या आते हैं? फूल आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है बेटा, तो उसको कहते हैं एक लिंगी। मतलब अगर फ्लावर में, फूल में या पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही, या तो नर भाग या मादा भाग उपस्थित होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी। कौन से एग्जाम्पल है बेटा इसके? पपीता, तरबूज। ठीक है, और जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। मतलब एक ही फूल में, एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं, मादा भी और नर भी, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? गुलहड़ और सरसों। ठीक है, तो देखिए बच्चे, आवर्ती बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। मतलब जो पुंकेसर होता है बेटा वो नर जननांग होता है, जो कि बाद में क्या बनाता है? परागकण बनाता है। ऐसे ही बेटा स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग होता है। और यह बेटे 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये अगेन 3 भागों का बना होता है। कैसे? कौन कौन सा भाग? एक होता है बेटा अंडाशय। ठीक है, यह आधार पर होता है बेटा और ये फूला हुआ होता है। आपने देखा होगा फ्लावर का नीचे वाला पार्ट जहाँ पे सेपल्स होते हैं, ग्रीन वाली लीव्स जो होती हैं जिनको हम बाह्यदल कहते हैं, वो उसके सराउंडिंग में होती है और उसके अंदर वाला भाग जो होता है फूला हुआ होता है, वही एक्चुअल में क्या होता है बेटा? अंडाशय। ठीक है, मध्य भाग जो होता है लंबा होता है। ठीक है, और लंबा भाग उसको क्या कहते हैं? वर्तिका। ये देखिए बेटा, ये जो आपका ये क्या कहलाएगा? अंडाशय। और ये जो बेटा लंबा वाला भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्तिका। ठीक है, और शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है,
और वर्तिकाग्र थोड़ा चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में अंडकोशिका होती है। बेटा अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ये देखिए, ये अंडाशय का आपको अंदर का दिखा रखा है, ठीक है। और प्रत्येक जो आपका बीजांड होता है उसमें अंडकोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका से संलयित हो जाता है और जनन कोशिका के अंदर जनन कोशिका के इस युग्मनज या निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। देखिए बेटा, जो परागकण होता है वह कहाँ पे होता है बेटा? ये जो आपका जो पुंकेसर वाला भाग है, जो आपका नर वाला भाग है, जहाँ पे तंतु होता है बेटा, इसके ऊपर जो है परागकोश होता है और परागकोश पे क्या उपस्थित होता है? परागकण। परागकण द्वारा उत्पादित जो नर युग्मक जो है बेटा, वह अंडाशय की अंडकोशिका से संलयित हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से परागकण यहाँ से जाके इसके साथ संलयित हो जाएंगे, ठीक है। और जनन कोशिकाओं के इस युग्मनज या निषेचन से युग्मनज जो बनता है, इससे नया पौधा विकसित होता है, ठीक है। इसमें नए पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण, ठीक है। इस प्रक्रिया को, जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण, ठीक है। और यदि परागकणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, मतलब वही पुष्प है जिसमें एक ही पुष्प है जिसपे जो परागकण है बेटा, वह वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, सेम अगर फ्लावर होगा, वही पुष्प होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। परंतु अगर एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर परागण, ठीक है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों का स्थानांतरण किस किस के द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, अथवा जो बेटा प्राणी मतलब जैसे जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा, जो क्योंकि बर्ड्स ही तो बैठते हैं जाके फ्लावर्स वगैरह पे, तो उनके द्वारा, ठीक है, यह संपन्न होता है। परागणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचाना होता है। बेटा जब परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद इन परागकणों को कहाँ पे पहुंचाना होता है? अंडाशय तक, ठीक है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। बेटा ये मैं आपको अभी एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चे, ये आपको चित्र से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए बेटा, जो ये परागकण, ठीक है, ये यहाँ पे आपके वर्तिकाग्र पर आ गए, स्थानांतरित हो गए। वर्तिकाग्र से फिर बेटा ये जो नर युग्मक है, ये देखिए लंबी पराग नली द्वारा, लंबी ट्यूब द्वारा, जो अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये देखिए नलिका द्वारा, इसके लिए परागकण में एक नलिका विकसित होती है। बेटा जब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से फिर ये बढ़ना शुरू कर देते हैं और एक नलिका के रूप में बदल जाते हैं। तो ये बड़ी होती चली जाती है। तो ये जो नलिका है बेटा, ठीक है, यह कहाँ पे पहुंचती है? नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। बेटा ये यहाँ पर पहुंचती है, बीजांड तक आती है, जहाँ भ्रूण विकसित होता है। यहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बेटा उसके बाद यह किसमें इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है, ठीक है, जो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? बीज में। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है बेटा, और परिपक्व होके फल बनता है। तो बच्चे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बीज किससे बनता है और फल किससे बनता है। तो जो बीज है बेटा, वो बीजांड से बनता है। बीजांड का एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है जिससे बीज बनता है। और जो अंडाशय है बेटा, वो बहुत जल्दी वृद्धि करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फल में। वो क्या बना देता है? फल बना देता है, ठीक है। और जो इसके बाहरी जो स्तर होता है, उस पर क्या क्या उपस्थित होता है? इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी,
पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, ताकि सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे जा सके, वो आपका अंडाशय तक पहुंच सके, ताकि वो तीव्रता से वृद्धि कर सके। बीज में भावी पौधा होता है अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण। और बेटा क्योंकि बीज के अंदर भावी पौधा होता है और अगर उसको बिल्कुल उपयुक्त परिस्थितियां मिलेंगी तो वह अंकुरित हो जाता है और नया पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं, लैंगिक जनन में किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बेटा लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि लैंगिक जनन दो जनकों द्वारा जो है वह, ये देखिए आप इसको, लैंगिक जनन की विधि में दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। और यहाँ क्योंकि युग्मकों की संख्या में मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इस प्रकार से जो नया जीव विकसित होता है उसमें क्या होती है, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जनक जो है वो दो युग्मकों के संलयन से होता है और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देखिए बेटा, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ये तो आपको बहुत सीधे सीधे दे रखा है, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। आप ये तीनों पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो युग्मकों के संलयन से होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो संतति जो होती है बेटा, संतति के जो गुण होते हैं उनमें विभिन्नता को बढ़ावा दिया जाता है। नए गुणों के संयोजन होने के कारण नया स्पीशीज की उत्पत्ति होती है और इससे विभिन्नता आती है, इसलिए यह विकास के लिए अति आवश्यक है। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड देखिए, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए बेटा। एक लिंगी जो है वो कौन से होते हैं बच्चे, ये देखिए, ये जब पुष्प के में पुंकेसर या स्त्री केसर कोई भी एक जननांग उपस्थित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। इसके उदाहरण क्या है, पपीता और तरबूज। और जो आपका और बच्चे जो उभयलिंगी होता है बेटा, वो क्या होता है, उभयलिंगी में हमारे पास जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, गुलहड़ और सरसों। ठीक है, तो ये बेटे आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, स्वपरागन और परपरागन में विभेदन कीजिए। तो बच्चे स्वपरागन देखिए, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो क्या कहलाता है, स्वपरागन। ठीक है, और यदि यदि एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परपरागन। ठीक है, तो ये इन दोनों में मेन अंतर है। अब परागन क्या होता है बेटा, परागन पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन। ओके, तो ये आपका प्रॉपर फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ का आंसर देखिए, अंकुरण क्या है बेटा, ये है अंकुरण। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित विकसित हो जाता है, इसे अंकुरण कहते हैं। और बीज तथा फल कैसे बनते हैं बेटा, ये देखिए, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। और जो आपका बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये आपका फिफ्थ का आंसर है। सो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो बहुत ही ईजी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।